नमस्कार। ईरान तुम्हें जीना नहीं देगा और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के चमचों ने यह तय कर रखा है कि वो किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि आने नहीं देंगे। अभी फिर से एक शांति का प्रस्ताव ईरान का गया, पाकिस्तान के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप ने उसको फिर ठुकरा दिया। अब कोई बता नहीं रहा प्रस्ताव में क्या था, लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक, वो खबरें बताती हैं कि ये प्रस्ताव बड़ा सीधा सा प्रस्ताव था कि भाई साहब, ये जो परमाणु प्रसंस्करण की क्षमता कम करने को बोल रहे हो, जो हमारा पहले से प्योर बनाया गया, शुद्धिकरण किया हुआ जो हमारा यूरेनियम है, उसको मांग रहे हो, इस पे हम बाद में बातचीत कर लेंगे, कितना तुमको देना है, कितना नहीं देना है या नहीं देना है। बिल्कुल हम इसको रूस को देंगे या किसी को नहीं देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वही करके दो, मानेंगे तभी कुछ होगा। ईरान कह रहा अब हम क्यों माने, हम तो पहले मान रहे थे, हम मान गए थे, इसके बाद तुमने अचानक हमला कर दिया, तो अब तो सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप अब उस चीज़ के लिए भीख मांग रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो इस युद्ध को छेड़ने से पहले ईरान उनको दे चुका था। लेकिन आज की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी यह है कि इतनी सारी चीज़ों को लटकाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक मांग पे अटके हुए हैं कि परमाणु हथियार ख़त्म कर दो, यानी भाई मुझे इस लायक छोड़ दो कि अमेरिका के लोगों में जाके मुंह दिखा सकूं कि मैंने 60-65 दिन कहाँ बर्बाद किए। अब इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की लालटेन लटक गई है और ईरान की 10 मांगें अपनी जगह खड़ी हुई हैं। सुप्रीम लीडर का 3 दिन पहले बयान आ गया है कि हमारा ईरान की संप्रभुता पे कोई समझौता नहीं होगा, तो मामला ईरान की 10 चीज़ों पे अटका हुआ है। 10 मांगे कौन सी हैं? 10 में सीधे सीधे ईरान कह रहा है कि तुरंत तो 1-2 लड़ाई बंद करो, ये ले जाओ अपना ब्लॉकेड हटाओ जो खड़ा किया हुआ है। लड़ाई तो बंद हो गई, तो लिख के डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया अपनी संसद को, लेकिन ये ब्लॉकेड हटाओ, पहली चीज़। दूसरा, हार्मुज को बिल्कुल जाने दो, ये हमारे पास रहेगा, अब हम इसको कंट्रोल करेंगे। अभी तो खुला था, अब कह रहा हम कंट्रोल करेंगे क्योंकि हमारे इलाके में हमारी संप्रभुता का सवाल है। सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाओ आप, जो आपने हमारे ऊपर लगाए हुए हैं, और हमारे जितने फ्रोजन असेट्स हैं, यानी हमारी संपत्ति जहां जहां आपने दबा के रखी हुई है, उन बैंकों से खुलवाओ। ईरान को जितना नुकसान हुआ इस युद्ध में उसका मुआवजा दो। लेबनान, यमन आदि में जितना भी आप अत्याचार कर रहे हो उसको ख़त्म करो, और परमाणु हथियार बनाएं या ना बनाएं इसका फैसला हम बातचीत से कर लेंगे। पहले वो परमाणु हथियार नहीं बनाने को तैयार था, अभी भी कह रहा नहीं बनाएंगे, पर उसके लिए वो अब मियाद लगा रहा है। भैया कब तक? 5 साल तक, 10 साल तक, इससे ज़्यादा हम नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पर मामला गया है अटक। अब एक चैलेंज सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, भाई तेरे को कुछ कर सकता है तो कर ले, नहीं कर सकता है तो नहीं कर ले। हिंदी में समझाता हूँ आपको कि अभी भी ईरान के जहाज अमेरिका के ब्लॉकेड के बावजूद निकल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि किस तरह से निकल रहे हैं और अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि अब अमेरिका अगर हमला करता ईरान पे, तो भुट्टे की तरह भूनने का ईरान ने क्या इंतजाम कर रखा है। मेनली ये विफल वाली बातें तो आपको बता दी, असल ये है कि अब ताकत कितनी है किसके पास, इस पे बात होगी। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। पहले आप ये समझिए कि किसी भी देश के किनारे का जो तट होता है उसमें 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स मतलब करीब 1.8 किलोमीटर के आसपास समझ लीजिए, यानी 1800 मीटर। तो 12 नॉटिकल माइल जो है वो किसी भी देश के किनारे किनारे हैं, ये उसका समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र पे किसी अमेरिका टमेरिका का कोई काम नहीं है, ये उस देश का है। तो जो ब्लॉकेज लगा हुआ है वो भी 12 नॉटिकल माइल उससे फ्री है। अब ईरान के जहाज क्या कर रहे हैं, अभी तक जो खबर आई है उसके हिसाब से 35-36 जहाज़ों की एक बार में खबर आई है, अभी और बहुत सारे निकल चुके हैं। ईरान अपने ईरान के 12 नॉटिकल माइल्स में, यानी किनारे किनारे 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया करीब 22 किलोमीटर,
तो अपनी सीमा के 22 किलोमीटर के अंदर अंदर वो किनारे किनारे जा रहा है जहाज। उसके बाद वो जहाज चला जाता है पाकिस्तान की सीमा में, फिर वो पाकिस्तान के समंदर में चलता है, उसके बाद वो भारत की सीमा में आ जाता है, फिर वो भारत के समंदर में चलता है और चलते चलते श्रीलंका के पास निकल के बाहर पहुंच जाता है। और ये ओमान से ईरान के बीच में एक सरल रेखा में देखा जाए तो ब्लॉकेड लगा के बैठे हुए हैं। अभी आपको एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी ईरान जो है वो अभी भी अपने जहाज बाहर निकाल पा रहा है और बाकी लोगों के जहाज नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हार्मुज जो है वो ईरान की सीमा के अंदर से निकलता है। तो कहानी सीधी और साफ ये है कि ईरान अभी भी उतना लाचार नहीं है जितना ट्रंप समझ रहे हैं। अब आगे की कहानी, ट्रंप को एक चीज़ लग रही है, अभी भी ईरान से जो खबरें आ रही हैं, कभी भी एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ एक्टिव हो जाते हैं, लोगों को कहा जाता है कि आप जाइए अपने घरों में और बंकर में चले जाइए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ईरान के लोग लगातार सड़कों पे रातें सड़कों पे बिता रहे हैं। हर चौराहे पे निकल जाते हैं शाम को, वहाँ खड़ा होकर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना और दूसरी चीज़ें, मरने के लिए ही वो पूरी तरह से तय करके रखा हुआ है। खैर, तो ईरान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, इसके लिए ईरान तैयार है। पर ईरान की तैयारी क्या है? क्या ईरान सिर्फ अपने ऊपर आने वाली मिसाइल को शूट करेगा या इनको भी नुकसान पहुंचाएगा? यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती डोनाल्ड बाबू ट्रंप कर चुके हैं या उनके चमचे कर चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनका अपना जो भी विवेक समझ का स्तर है सबको पता है। और ऐसा आदमी जो होता है ना, वो किसी भी आदमी को बोलने नहीं देता। आपके दफ्तर में भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके बॉसेस में, सीनियर्स में, जिनको सबसे कम आता होगा, वो सबसे ज़्यादा धौंस जमा के रखते कि उनको लगता है दूसरे की सुन ली तो मेरी मूर्खता एक्सपोज हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो चमचे हैं वो उनको उन्हीं की भाषा में गलत फहमी में रखते हैं। तो इस गलत फहमी के चक्कर में क्या हुआ है कि एक ही बास्केट में अमेरिका ने सारे अंडे रख दिए हैं। मतलब 3 बड़े, अमेरिका के इतिहास में पहली बार हो रहा है, 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी बड़े बड़े जहाज जिनके ऊपर उड़ने, बस जहाजी बेड़े, समुद्री बेड़े समझ लो, जिनके ऊपर लड़ाकू विमान होते हैं, वहाँ से फ्लाइट ले सकते हैं, उतर सकते हैं, एक एक पे 50-50, 60-60 होते हैं। फिर उनके आसपास एस्कॉर्ट करने वाले जहाज होते हैं बहुत सारे, जो इन बेड़ों की रक्षा करते हैं। इन तीनों को वहाँ पर खड़ा कर दिया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और आपका अब्राहम लिंकन, और तीसरा वाला एक और जो भी है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, वही वाला जिसमें वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, जिसमें पॉटी नहीं कर पा रहे थे सैनिक वगैरह वगैरह। खैर, वो शायद अब्राहम लिंकन में नहीं कर पा रहे थे, जो भी है, इन तीनों को रख दिया है। अब ये तीनों जहाँ खड़े हुए हैं वो तीनों ईरान के निशाने पे हैं। ईरान ने अपनी सेटिंग पूरी कर ली है, इन जहाज़ों को डुबा सकता है वो जब चाहे तब। तो जैसे ही अमेरिका यहाँ हमला करेगा तो पहला निशाना ये तीनों ही होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर। ये कैसे होंगे और उनको कैसे कर दिया जाएगा, इसकी स्टोरी बहुत ही रोचक स्टोरी है और हमारे सब के लिए जानना बेहद नॉलेजेबल है। ये जानकारी यूपीएससी वाले आप लोगों को बहुत काम आएगी। दरअसल एक अमोघ अस्त्र है ईरान के पास, मतलब ऐसा हथियार जो इनको डुबो देगा। अब नाम क्या है उसका? नाम है HOOT हूट, और ये ईरान की नौसेना ने खुद बनाया है। आप सोचिए उनके दिमाग को कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी अरबों खरबों वाली कंपनियां खड़ी हुई हैं, वहाँ पे उनका सरकारी तंत्र एक से एक हथियार बना रहा है जो दुनिया अचरज में रह जाती है। कौन कौन से हथियार आप सोच लीजिए जो इस बार अमेरिका की छुट्टी करने वाले हैं। अमेरिका के पास 8 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसको लेकर 4 दिन से खबर छप रही है कि उनका डिप्लॉयमेंट कर सकता है अमेरिका, यानी सेना को दी भी नहीं गई हैं, और इनके पास कितनी है किसी को नहीं पता। हाइपरसोनिक भी ये बताया जा रहा है कि इनकी जो हाइपरसोनिक, अभी इस पर बात करेंगे हाइपरसोनिक के। बहरहाल हूट सिस्टम जो है ये टारपीडो है। टारपीडो मतलब ये पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल है, ऐसे समझ लीजिए। पानी में बहुत ज़्यादा पानी, हवा तो है नहीं कि आप चीर के निकल जाओगे। पानी के अंदर आप घूसा मारो तो आपको पता लगेगा कि कितना मुश्किल होता है अंदर हाथ घुसाना। तो अंदर तेज नहीं चल सकती कोई मिसाइल। तो तेज चलने के लिए
अलग टेक्नोलॉजी चाहिए। अब इन्होंने जो हूट बनाया है ये दुनिया की विलक्षण स्थिति है। ऐसी टेक्नोलॉजी आमतौर पे जो टारपीडो होते हैं वो 80, 70, 80 की रफ्तार से चलते हैं। ये चलता है 300, 350 की रफ्तार से पानी के अंदर। कैसे चलता है, इसकी अपनी टेक्नोलॉजी है। चलता ऐसे है कि जब ये चल रहा होता है तो अपने आगे आगे हवा के का टनल बनाता जाता है। अब पानी के अंदर एक हवा का टनल है, उसके अंदर आपकी मिसाइल चल रही है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि हवा में उतना रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए इसकी रफ्तार 4 गुनी के करीब हो जाती है, 3.5 4 गुनी के करीब। और जब ये चलता है तो ये इसके आगे जो गैस का बुलबुला है, जो टनल है, उसमें चलना इसका बहुत आसान हो जाता है। और पानी का जो घर्षण है, जो पानी का ड्रैग है, वो करीब करीब खत्म हो जाता है। यानी पानी के अंदर रॉकेट, इसकी स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है, 1 सेकेंड में 100 मीटर। इंजन सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, मतलब ये कि इसको तैयार नहीं करना पड़ता। इसको जैसे आपका जो लिक्विड फ्यूल वो होता है उसमें तो तमाम पेट्रोल डीजल भरा जाएगा, ये किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। ये एकदम जो दिवाली का रॉकेट होता है ना, डब्बे से निकालो आग लगा दो, उस टाइप का है। इसके साथ साथ ये करीब 8 मीटर लंबा है और इसके वॉरहेड में ज़बरदस्त एक्सप्लोसिव लगे होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या, अभी आपको डिटेल दूंगा ना जब कैसे काम करता है ये और कैसे सारे अमेरिका के बड़े बड़े जहाज खतरे में हैं, तो आप चौंक जाएंगे। क्योंकि उसके लिए हमको सरल भाषा में कठिन टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी जो जहाज़ों के अंदर काम आती है। तो ये जाएगा, और जब ये जाएगा तो इससे बचना मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, आप सोच रहे होंगे कि हाँ तो स्पीड से जाएगा और जहाज़ के अंदर छेद कर देगा, एकदम से छेद कर देगा तो जहाज गिर जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया में जितने सालों से ये युद्ध के विमान बन रहे हैं या नॉर्मल जहाज भी बन रहे हैं, यहाँ तक कि टाइटैनिक भी था, तो क्या छेद करने से डूब जाएंगे? नहीं डूब सकते। उसकी वजह है कि उसके पास टेक्नोलॉजी होती है जो उसकी एक तरह से उसको रोक के रखती है। क्या टेक्नोलॉजी होती है? टेक्नोलॉजी ये होती है कि जहाज के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ये जो जहाज है ना, ये पूरा एक नाव की तरह एक नहीं है। ये इस नाव के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं जो मजबूत स्टील की दीवार से बने हुए हैं और जिनको गेट की तरह खोल और बंद किया जा सकता है। अगर आपने जहाज के एक हिस्से में यूएसएस अब्राहम लिंकन के टारपीडो मार के छेद कर दिया, उसमें पानी भरना शुरू हुआ, तो वो जो एक कंपार्टमेंट है उसके अंदर ही रहेगा। जैसे आपके ये पेट्रोल डीजल आता है आपके यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, तो वो भी कई कंपार्टमेंट के अंदर बटा रहता है। उसकी वजह दूसरी होती है कि अगर एक ही कंपार्टमेंट होगा, ब्रेक लगाएगा ट्रक तो एक साथ पूरा डीजल जाएगा, सब उलट उलट देगा, तो उसको अलग अलग हिस्सों में अंदर से वो टैंकर बटा रहता है। तो उसी तरह से ये जो है बड़े जो पानी के जहाज होते हैं, इनके अंदर अलग अलग 3, 4, 5 हिस्सों में जहाज को बांट दिया जाता है। नीचे से अगर एक जगह छेद हो तो भी जहाज नहीं डूबेगा, क्योंकि बाकी जगहों को बंद करके आइसोलेट कर दिया जाएगा। 2 जगह भी छेद हो तब भी चल जाएगा। अगर 3 या 4 जगह हो तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। तो इसी तरह की स्थिति टाइटैनिक के साथ हुई थी। टाइटैनिक भी डूब गया था। पर अब ईरान क्या करेगा? ईरान का ये जो मिसाइल है इसकी हूट, ये कैसे काम करेगी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ये है कि हूट जाके जहाज में टकराएगा ही नहीं। फिर क्या करेगा? करते क्या है, जहाज के अंदर एक होती है कील मतलब जो हम ठोकते हैं कील, वैसे ही उसी की वही स्पेलिंग होती है KEEL। कील मतलब पूरा जहाज जो बना होता है उसके मध्य में भारी लोहे का बीच में एक रीढ़ की हड्डी जैसी होती है जहाज के पेंदे में। बस ये जैसे ट्रक की चेसिस होती है वैसे जहाज की कील होती है। चेसिस में 2 अलग अलग जगह पे बेस होता है, कील सिंगल बेस होता है। कई तरह की कील होती हैं। कुछ जहाजों में कील नीचे की तरफ एक अलग से भी निकली हुई होती है। तो कील क्या काम करती है? कील में दरअसल पूरा का पूरा जहाज उसके ऊपर तो बनाया ही जाता है, उसका पूरा वजन वो इतनी भारी रखी जाती है कि वो एक तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आ जाता है। तो जहाज हिचकोले विचकोले भी खाएगा तो कील के कारण वो सीधा रहेगा। इतना आप समझ गए? तो जहाज कैसे 2 तरह से सिर्फ हो गया। एक तो कील के कारण कि अगर जहाज थोड़ा बहुत हिचकोले खाएगा, वेव्स आएंगी, कुछ आएंगी तो बच जाएगा।
दूसरा, जहाज में कंपार्टमेंट होते हैं। तो क्या ये जो लेके घूम रहे हैं मिसाइल, इससे ईरान कुछ कर लेगा? ना, ईरान ने दिमाग लगाया है। दिमाग क्या लगाया है कि ये जो इसका हथियार है, ये हथियार जाएगा और ये उड़ता हुआ 300, 350, 340 किलोमीटर की रफ्तार से और कील या उसके आसपास या तो टकराएगा या पानी में ही फट जाएगा। अब पानी के अंदर अगर ये ब्लास्ट होगा, तो याद कीजिए सुनामी कैसे आती है, भूकंप आने से। अब ये तो एक बड़ा ब्लास्ट होगा, तो ब्लास्ट होने से अंदर कैविटी बनती है पानी में। तो जब बीच में एक बड़ा बबल बनेगा तो पानी ऊपर फेंकेगा, और जब पानी ऊपर फेंकेगा तो जहाज भी तेजी से ऊपर जाएगा। और जहाज ऊपर जाते ही ये जो नीचे बबल बना था, ये बबल फट गया तो समझिए कि एक बड़े से पहाड़ जितनी ऊंचाई से नीचे खाली जगह हो गई। वो जहाज उस गड्ढे में गिरा, पानी के बीच में जो ब्लास्ट से बन गया, और उस एक उठापटक के बीच में जहाज की कील टूट जाती है। जो जहाज की धुरी है, इंसान के केस में रीढ़ की हड्डी है, जानवर के केस में रीढ़ की हड्डी है, ट्रक के केस में चेसिस है, या जो भी आप कहें, लेकिन वो ही एक चीज है जिसके ऊपर जहाज पूरा टिका रहता है। अगर आपकी कील टूट गई तो पूरा जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। अगर ये थोड़ी दूर होगा, जहाज लड़खड़ा जाएगा, उसके अंदर काफी इक्विपमेंट वगैरह टूट सकता है, लोगों को नुकसान हो सकता है कुछ बम सम अपने आप भी चल जाए अगर ठीक से सेफ्टी नहीं लगा के रखा गया हो तो जैसे ही ये होगा हलचल मच जाएगी। लेकिन ये करना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके आसपास एस्कॉर्ट करने वाले जहाज भी रहते हैं। इनके बड़े जहाज के आसपास कई छोटे जहाज, और वो नजर रखे रहते हैं। दूसरा, जब ये फायर करेंगे तो ये आवाज भी करेगा अंदर, इसको आवाज से वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसके बारे में ये स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि जो बगल वाले जहाज हैं, उन जहाजों को उड़ा के कई सारे तरीकों से इंगेज किया जाएगा। उसके बाद में कील को टारगेट करके हूट को दाग दिया जाएगा। यह टेक्नोलॉजी ईरान की सबको पता है, मतलब ये टेक्नोलॉजी सबको पता है कि ईरान के पास है, लेकिन कितनी है, कहां पे है, कितना डिप्लॉयमेंट है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसीलिए आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हो रहा था एक जनरल का बयान ईरान के, कि सोच भी नहीं सकते हो अमेरिका हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं। ये चीज जो है, अगर उसने अमेरिका के 3 जो बड़े हैं समुद्री बेड़े अजेय हैं, एक पहली बार अभी यूएसएस अब्राहम लिंकन घायल होकर लौटा था, पर ठीक करके वापस आया। अगर अमेरिका के 3 तो छोड़ो, एक भी डुबो दिया, डोनाल्ड ट्रंप खुद भागेंगे। अमेरिका में तो उनको पड़ी रही है। हालत ये है, अभी तक धरती के इतिहास में किसी भी युद्ध में किसी भी सरकार को अपनी ही पब्लिक के द्वारा इतनी ज़्यादा निंदा आलोचना नहीं झेलनी पड़ी, इतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ी। आप सारे सिरे से सर्वे उठा के देख लीजिए, अमेरिका के ज़्यादातर सर्वे में 30%, 32%, 34% अधिकतम लोग कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप की मान लेते हैं, झेल लेते हैं, बावजूद इसके कि मेजोरिटी में वहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बस ऐसे ही हैं, ट्रंप टाइप के, है ना। तो वो सिचुएशन, उस सिचुएशन का क्या होगा अगर एक जहाज डूब गया? तो इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख साबित हो जाएंगे। अभी ब्रिटेन की महारानी ने बयान दिया है कि एक बड़ा मनोरंजक था, जोकर है ये, क्लोन का है। अभी जब वो अमेरिका की यात्रा पे गई थी, तो ये पूरी की पूरी कहानी जब आप देखेंगे तो एक हथियार है, इसके अलावा अमेरिका के पास कितने हथियार हैं ये तो दुनिया को पता है कि उसका खजाना खाली हो चुका है, पर ईरान के पास क्या है किसी को नहीं पता। उसकी जेब में तमंचा है, बंदूक है, क्या है क्या नहीं है, और अब उसके पास में कुछ और हथियार भी हैं। जो ये तो एक हथियार है, इसके अलावा अज्ञात हथियारों की कमी नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लेबनान को बगल में सीरिया से जोड़ती हुई अनेक टनल है जिनके जरिए हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे हथियार आते हैं। 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी टनल। हिजबुल्लाह तो बच्चा ईरान के सामने है। ये सैकड़ों हजारों किलोमीटर के कितने नेटवर्क होंगे अंदर टनल के, और उसके अंदर कितने गहरे होंगे, 3-3, 4-4 किलोमीटर गहरे बताए जा रहे हैं। और कहाँ होंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि टनल में भी आप घुस जाते हो तो आपको लोकेशन थोड़ी मिलती है किधर जा रहे हो किधर नहीं जा रहे हो। तो वो जो सिचुएशन है
उसमें पता लगाना मुश्किल है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात वहाँ की कुछ चीज़ों के बारे में कही जा रही है। उसमें से एक है इसकी एंटी शिप मिसाइल्स। ये टेक्नोलॉजी इसकी सबसे बड़ी है, जिसको ये नूर और सोमर आदि नाम से जानते हैं। ये है क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल क्या होती है मैं कई बार बता चुका हूँ सरल भाषा के लिए। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, आपने दागी, उड़ के गई, यूं गई जैसे आप पत्थर फेंकते हो और जाके अपना टप से जहाँ गिरना गिर जाएगी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी अनोखी है, उस पर हम आएंगे। लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल होती है, ये आपने बता दिया भाई कहाँ जाना है, ये अपनी छतों के ऊपर ऊपर से नीचे नीचे उड़ के जाती है। ड्रोन नहीं, ये मिसाइल। और सामने आएगी बिल्डिंग, साइड से निकल जाएगी, पहाड़ आएगा ऊपर से चली जाएगी। तो इसको पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत पास में होती है। और इसका काम क्या है? शिप उड़ाने का, जहाज को उड़ा देने का। तो आप सोचिए कितना खतरनाक हथियार है। और यूएस नेवी के लिए इसको सबसे बड़ा रिस्क माना जा रहा है। और ये कोस्टल बैटरीज के अंदर, यानी उसके समुद्र के जो किनारे हैं वहाँ पर उसकी बैटरी आपको मैं बता चुका हूँ कई बार कि ये समझ लीजिए कि बंदूक होती है, उसकी एक नली होती है, दो नाली में दो नली होती है ना। और मिसाइल जो सिस्टम होता है उसमें 8, 16 इस तरह से अलग अलग नलियाँ होती हैं, बॉक्स जैसे होते हैं, इसके अंदर मिसाइल रखी रहती हैं। आपने फ़ोटो देखे होंगे अक्सर मिसाइल के, तो वो मिसाइल उसी के ऊपर रखी रहती है। तो मतलब एक ट्रक पे होती है। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है इनकी घूमती रहती है। इनके मिसाइल के भी जो ठिकाने हैं वो ट्रक के ऊपर चल रहे हैं, पकड़ना भी मुश्किल है। तो ये वहाँ से अटैक कर सकते हैं। और कब कितने जहाज उड़ा देंगे अमेरिका के, ये ब्लॉकेट स्लॉकेट तो 2 मिनट में उल्टा कर देगा वो, जिस दिन चाहेगा उस दिन। इसीलिए वो झुक ही नहीं रहा। वो कह रहा हम जीते हुए हैं भाई, तुम हमको शर्तें कौन गिनाने वाले होते हो, हम तुमको गिराएंगे। तुम कह रहे हो आर्थिक ब्लॉकेट, लो भाई तोड़ लिया, हम तो लेके जा रहे हैं जहाज। अब लगा तू प्रतिबंध पाकिस्तान पे, भारत पे, हिम्मत है तो। और होता क्या है मैं बताऊं आपको, जहाज गया ईरान से घुसा पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में झंडा बदल लेते हैं। पाकिस्तान में बोल देंगे हमारा ये जहाज अब से नया है, कोई भी नाम रख दो। और जो उसके जहाज के सिग्नल विग्नल होते हैं जिसको कहते हैं, जैसे सारी दुनिया जान जाती है कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है, उसको बदल देते हैं, बंद कर देते हैं उसका रेडियो। बहुत सिंपल है। खैर, तो ये खतरनाक तरीके से काम करती है। इनके पूरे पहाड़ों के अंदर जिस तरह की चीज़ें वो आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे खतरनाक है इनकी फतेह, जिसकी स्पीड 15 मैक की है। जो अभी जिस ब्लैक ईगल की बात अमेरिका कर रहा है, हम हाइपरसोनिक मिसाइल चला देंगे, 5 मैक की कुल स्पीड है, सड़ी हुई। भारत की मिसाइलों की स्पीड उससे ज़्यादा है, जिसको भारत ने भी घोषित नहीं किया हुआ है। चीन के पास अनगिनत हैं, उत्तर कोरिया के पास अनगिनत हैं, और उनका इंटरकॉन्टिनेंटल है, यानी वो पूरी धरती पे किसी भी जगह मार सकते हैं। तो ये मिसाइल और इसकी स्पीड 13 से 15, कौन सी फतेह, अभी ये इन्होंने निकाली नहीं है बाहर ढंग से। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल चली है, लेकिन फतेह चली है कि नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ अभी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बजाया बढ़िया से इजराइल को, कुछ ना कुछ चला है। इसके साथ साथ इनका जो एक सबसे बड़ी बात ये मैन्यूरेबल है, मतलब इनकी दिशा बदली है। मैंने आपको बताया था ना कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल होती है। तो यहाँ से आपने उसको तान के फेंका पत्थर, अंतरिक्ष में गया, वहाँ जाके घूमा, वहाँ से ज़मीन पे आके टक सीधे आसमान से नीचे आती है। कोई सिस्टम उसको रोक नहीं सकता, तो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, तो रोकोगे कहाँ से। तो ये जो मिसाइल होती है, इस मिसाइल को आप जाओगे पत्थर मारोगे तो एक दिशा में जाएगा, एक दिशा से नीचे जाएगा। तो आपने यहाँ मिसाइल देख ली, तो क्या करते हैं इनको गिराने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम से आप चुन लेते हैं यहाँ से उड़ के मिसाइल जा रही है, यहाँ पहुँचेगी इतनी देर पे, तो यहाँ पे हिट करते हैं। ये रास्ता बदल लेती है, मैन्यूरेबल है। मतलब कि इसका रास्ता आप बता सकते हो, इधर से घूम या उधर से घूम, किधर से घूमेगी और कहाँ पे गच्चा देना है। इसके अंदर ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जो जैसे मोबाइल के अंदर होता है ना, जैसे आप मोबाइल टेढ़ा करते हो, मोबाइल टेढ़ा हो जाता है, सीधा हो जाता है, सेंसर होता है अंदर। उनके सिस्टम से पहचान जाते हैं कि हाँ भाई एयर डिफेंस सिस्टम आ रहा है। जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इनके ऊपर लॉक करेगा, ये रास्ता बन के निकल जाती हैं, फुसकार मार के निकल जाती हैं, सांप जैसी बन जाती हैं। आपने देखा होगा, नीचे से निकल जाए, कहाँ से निकल जाए पता नहीं, और पहुँच के अपने टारगेट पे कांड कर देती हैं। तो ये हथियार अभी इनके उस तरह से चले नहीं हैं, ये चर्चित हथियार है। और इस पूरी चीज़ के बीच में
डोनाल्ड ट्रंप पंगे ले रहा है। अब अगर एक भी मिसाइल चला दी डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी तो वो अपने ही लोगों को उल्लू बना रहा है। उसने एक चिट्ठी लिख के भेज दिया अपने जो उनका संसद है उसको, कि भैया कांग्रेस को उनके, कि हमारा युद्ध तो खत्म हो गया ईरान के साथ में। 60 दिन युद्ध के बाद परमिशन लेनी पड़ती है, अब परमिशन की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये सोच लिया कि हम उल्लू बना लेंगे, उसके बाद अगला हमला कर देंगे, कहेंगे फिर 60 दिन। तो जो भी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस बार तगड़े फंसे हुए हैं और जो आने वाला समय है वो अमेरिका के लिए बहुत भारी है। अभी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए परेशान है, और अगर ज़्यादा अकड़ के इज्जत बचाएंगे तो धक्के मार के फूफा को कोई टेंट से बाहर ना निकाल दे वाली बेइज्जती ना हो जाए। ज़्यादा चौड़े हो रहे थे तो फूफा को टेंट से धक्के मार के निकाल दिया टाइप में। मतलब ये कुल मिला के कि अगर उन्होंने एक आध दो अपना एयरक्राफ्ट करियर डुबो लिया तो अभी तो क्या, अगले 100 साल तक अमेरिका में याद रखा जाएगा इनको कि ये आदमी जिसने नाक कटाई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको सरलता से सारी कहानी, सारी सिस्टम समझ में आए होंगे। आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।